हॉस्पिटल के अंदर अपने बेड पर बैठी हुई वो लड़की अपनी डायरी में लिख रही थी। उसकी आंखों से टप टप मोतियों सी बूंदें टपक रही थीं, जिन्हें वो बेदर्दी से पोंछ लेती और फिर लिखना शुरू कर देती। उसकी कलम रुक जाती है, शायद उसकी स्याही खत्म हो गई है। वो झुंझला उठती है और नर्स को आवाज देती है, नर्स नर्स। नर्स जो अभी अभी नींद में थी हड़बड़ाकर उठ गई और जल्दी से उसके पास पहुंची। जी मैम बताइए, मैं अभी वॉशरूम में थी, आपकी आवाज सुन नहीं पाई। वो थर थर कांपते हुए बोली। अभी उसे कल की घटना भूली नहीं है कि कैसे 5 मिनट की देरी हो जाने पर इसने नाइट ड्यूटी वाली नर्स की क्या हालत कर दी थी। उसके बाल इसकी मुट्ठी में थे और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। सब लोग मिलकर बड़ी मुश्किल से उसे छुड़ा पाए थे। बेचारी की अभी अभी नई नई शादी हुई थी और कल उसने ड्यूटी वापस ज्वाइन की थी। उसके हाथों में लाल लाल चूड़ियां थीं और वो कितनी खुशी खुशी अपना नया लाल रंग का सूट सबको दिखा रही थी, जिसे उसके हस्बैंड ने दिया था। डॉक्टर विजिट करके चले गए थे और उसने चुपके से अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल किया तो बात ही कर रही थी कि ड्यूटी चेंज होने का टाइम हो गया। उसने अभी अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, वही लाल सूट पहने हुए थी। उसे उतारने और यूनिफॉर्म पहनने में उसे 5 मिनट की देर हो गई कि इस लड़की ने नर्स नर्स चिल्लाना शुरू कर दिया। स्टाफ रूम के बगल में ही उसका रूम था कि उसे किसी चीज के लिए परेशानी ना हो। आखिरकार वो शहर के नामी बिजनेसमैन विजयकांत अस्थाना की इकलौती लड़की थी। सारा हॉस्पिटल उसके इशारों पर था। नर्स भागती हुई उसके रूम पर पहुंची। जल्दबाजी में उसका दुपट्टा उसके हाथ में ही रह गया। वो लड़की उसे एकटक देखती रही और उसका दुपट्टा छीन लिया और पागलों की तरह चिल्लाने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दुपट्टे को हाथ लगाने की? ये मेरा दुपट्टा है, मेरा दुपट्टा, हाँ मेरा लाल रंग का दुपट्टा। कोई और मेरे दुपट्टे को छुए मुझे पसंद नहीं, समझी तुम? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तू सबको मुझसे छीनने आई है ना, मैं तुझे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। इतना कहते कहते उसने नर्स के बाल पकड़ लिए। नर्स रो रही थी, चीख रही थी कि ये मेरा दुपट्टा है, आपका नहीं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। शोरगुल सुन स्टाफ के लोग आ गए और उस नर्स को उस लड़की के चुंगल से छुड़ाया। आनन फानन में डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया और वो धीरे धीरे शिथिल पड़ गई, लेकिन तब भी उसने दुपट्टे को नहीं छोड़ा। डॉक्टर ने तब उस नर्स की अच्छी तरह क्लास ली। आर यू मैड साक्षी? आज तुम्हारी इस हरकत ने हमारी 1 महीने की मेहनत पर पानी फेर दिया। क्या जरूरत थी तुम्हें लाल रंग का सूट पहनकर आने की? तुम्हारी शादी को 1 हफ्ते से अधिक हो गए, लेकिन तुम अभी भी अपनी शादी के जोड़े में खोई हो। यूनिफॉर्म के बाद दुपट्टा लेकर क्यों आ गई थी तुम? क्या ये भी यूनिफॉर्म का हिस्सा है क्या? कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो तुम्हारा ट्रांसफर ऐसी जगह हो जाएगा जहाँ तुम दुपट्टा ओढ़कर नाचने की बजाय दिन रात केवल काम में ही बिजी रहोगी। और वो ट्रांसफर मैं नहीं करवाऊंगा। कौन करवाएगा ये तुम अच्छी तरह जानती हो, अंडरस्टैंड? जी सर, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी सर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। नर्स अपने आंसू छुपाकर बोली। उसे पता था कि ये नौकरी उसे कितने पापड़ बेलने के बाद मिली है, इसलिए वो चुपचाप अपने आंसू पोंछकर अपनी ड्यूटी में लग गई। हेलो, कहाँ खो गई तुम? मैं तुमसे एक पेन मांग रही हूँ और तुम सुन ही नहीं रही। अरे बाबा, मेरे पेन की इंक खत्म हो गई है, इसलिए मुझे दूसरा पेन चाहिए। अगर तुम्हारे पास हो तो दो, नहीं तो बाहर शॉप से ले आओ। तभी उस लड़की की आवाज नर्स को अपनी दुनिया में ले आई। नर्स हक्का बक्का रह गई। आज वो इतने नरमी से बोल रही थी कि उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि वो वही कल वाली लड़की है। उसने तुरंत अपना पेन दे दिया। ओके, नाउ यू कैन टेक रेस्ट। जब मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगी, वो लड़की मुस्कुराकर बोली। नर्स को हैरत के झटके लग रहे थे, लेकिन वो कुछ न बोली और चुपचाप वहां से चली गई। दूसरे दिन उस लड़की के पापा मिस्टर विजयकांत अस्थाना हॉस्पिटल अपनी बेटी के पास आते हैं और कहते हैं, अस्थाना जी, हेलो मेरी गुड़िया, कैसी है अब? अपने पापा को मिस किया या नहीं? रात में आराम से सोई थी ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई तुम्हें? सब लोग तुम्हारा ख्याल अच्छे से रख रहे थे ना? किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? अस्थाना जी के चेहरे पर अपनी बेटी के लिए चिंता साफ नजर आ रही थी। वो उससे सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। ओह पापा, यू आर सो डेंजरस। कितने सवाल करते हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब लोग मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं, टाइम पे दवाई, नाश्ता, खाना सब देते हैं। सब लोग बहुत अच्छे हैं। और एक बात कहूँ मैं आपसे, मैं अब बच्ची नहीं हूँ, पूरे 20 साल की हो गई हूँ।
आप मुझे गुड़िया मत बुलाया करिए, मेरा नाम सांझ है, मुझे सांझ कहिए ना। सांझ बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोली। अस्थाना जी, ओके बाबा, सॉरी, अब हम आपको सांझ ही कहकर बुलाएंगे। सांझ सांझ सांझ, हमेशा यही बुलाएंगे। अब तो मेरा बेटा खुश है ना? सांझ खुश होकर ताली बजाती है। हाँ बहुत, आई लव यू पापल। सांझ को खुश देखकर अस्थाना जी को अपनी मेहनत सफल होती नजर आई। उनकी यही तो इकलौती बेटी है, इसके लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। सांझ में तो जान बसती है उनकी। सुहानी के जाने के बाद इसी को तो संभालना है उन्हें। विभव भी छोड़कर चला गया बिना बताए, इतनी दूर कि चाह कर भी पास नहीं आ सकता अब। सांझ अस्थाना जी के कान में धीरे से बोलते हुए, पापा आपको एक बात बताऊं मैं? अस्थाना जी, हाँ गुड़िया। नहीं नहीं सांझ, क्या बात है, बताओ जरा, हम भी तो जाने कि हमारी सांझ हमसे क्या सीक्रेट बताना चाहती है। सांझ जोर से हंस पड़ती है। देखा देखा, आप भी मुझसे डर गए और मुझे सांझ कहने लगे। ऐसे ही वो नर्स भी डर गई थी मुझसे, जिसके मैंने बाल खींचे थे। पता है पापा, उसने मेरा दुपट्टा चुरा लिया था, लाल वाला, चोरनी कहीं की। मैं भी कहाँ उसको छोड़ने वाली थी। मैंने उसकी वो पिटाई की कि वो याद रहेगा, आगे से वो कभी चोरी नहीं करेगी वो। पापा मैंने ठीक किया ना? चोरी करना बुरी बात है ना? आप ही तो बचपन में सिखाते थे हमको और विभव को। बोलिए ना पापा, आप चुप क्यों हो गए? सांझ अपने पापा के कंधे में अपना सर रखकर लाड़ से बोली। हाँ सांझ, तुमने बिल्कुल ठीक किया। अस्थाना जी अपने आंसुओं को चुपके से पोंछकर बोले। वो अपनी लाडली बेटी सांझ को इस हालत में देख रहे थे कि आज उसे हर किसी का लाल दुपट्टा अपना लग रहा था। लाल दुपट्टे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। वो किसी को पीट सकती थी, उसका खून कर सकती थी, अपने होश खो सकती थी। अस्थाना जी, सांझ तुम आराम करो अच्छे बच्चे की तरह। मैं डॉक्टर अंकल से मिलकर आता हूँ, ठीक है ना? एंड नो मोर शैतानी, अब किसी को नहीं पीटना तुम्हें। अब कोई तुम्हारा दुपट्टा नहीं चुराएगा। मैं समझा दूंगा सबको, और कल तुम्हारे लिए एक दुपट्टा लेकर आऊंगा लाल रंग का। सांझ, सच पापा, यू आर सो लविंग, वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो आप। आई लव यू सो मच पापा, आप कितने अच्छे हो। अस्थाना जी, अच्छा मस्का लगाना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। चलो लेटो अब, नो मोर टॉकिंग, आंख बंद करो मेरा अच्छा बच्चा। और अस्थाना जी सांझ के माथे पर हाथ फेर करके चले जाते हैं। डॉक्टर के केबिन में पहुंचकर वो डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर उन्हें देखते ही अपनी चेयर छोड़कर उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। अस्थाना जी ने डॉक्टर को बैठने का इशारा किया और कहा, डॉक्टर आपको क्या लगता है मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया था। 1 महीने से वो यहाँ एडमिट है। आपने जो जो कहा मैंने सब किया। उसके रूम को बिल्कुल दुल्हन के कमरे की तरह डेकोरेट करवा दिया। पूरा रूम लाल रंग के दुपट्टों से भरा है, पर उसकी हालत तो और बिगड़ती जा रही है। अभी उसने बताया कि कल उसने एक नर्स को पीट दिया। डॉक्टर, हाँ सर, मैं भी आपसे इसी संबंध में बात करना चाहता था। मेरा ख्याल था कि सांझ अपने चारों तरफ लाल रंग को देखकर अपने अतीत में चली जाएगी और उसे सब याद आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। वो तो लाल रंग के दुपट्टे को लेकर और ज्यादा क्रेजी होती जा रही है। मेरे ख्याल से अब एक ही रास्ता बचा है। अस्थाना जी, कौन सा रास्ता? आप बताइए, मैं सब कुछ करूंगा। सूरज तो सारी दुनिया में रोशनी बिखेर कर अब थका हारा अपनी प्रियतमा सांझ की गोद में आराम करने जा रहा था। अपनी लाल किरणों की चूनर सांझ को उड़ाकर लाल सिंदूर उसकी मांग में सजा रहा था, और इधर सांझ अपने लाल दुपट्टों से सजे हुए हॉस्पिटल के कमरे में बैठी पता नहीं किसका इंतजार कर रही थी। उसके पापा अपनी बेटी सांझ की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हो रहे थे। वो हर संभव कोशिश कर रहे थे कि सांझ को कुछ याद आ जाए, लेकिन वो तो अपने लाल दुपट्टों की दुनिया में ही खुश थी। उसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था, जैसे बस अपनी डायरी में लिखती रहती, जैसे केवल डायरी को ही अपनी राजदार बनाना चाहती हो। केवल 20 साल की थी सांझ, लेकिन बिल्कुल बच्चों की तरह अपने पापा से बात करती थी। उसने अपने पापा को खुशी खुशी बताया कि कैसे उसने नर्स की पिटाई की थी। उसके पापा ये जानकर टेंशन में आ गए और डॉक्टर से सलाह लेने के लिए उनके केबिन में चले गए। डॉक्टर उनकी फैमिली डॉक्टर थे, उन्हें सांझ की पूरी हिस्ट्री मालूम थी। उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि सांझ ठीक हो
जाए, लेकिन उनके द्वारा किए गए प्रयास विफल हो गए थे। अस्थाना जी के साथ साथ वो भी टेंशन में थे। उन्होंने अस्थाना जी से कहा, सर, मेरे ख्याल से अब सांझ को ठीक करने का एक ही तरीका है, उसे उसी माहौल में ले जाया जाए जहां उसके साथ हादसा हुआ था। शायद उसे वहां जाकर कुछ याद आ जाए। ये सुनकर अस्थाना जी के चेहरे पर उम्मीद की किरण जागी और उन्होंने सांझ को डिस्चार्ज करने के लिए कहा। अस्थाना जी उसी शाम की फ्लाइट से सांझ को लेकर नेपाल चले गए। सांझ अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठकर नेपाल की घुमावदार खतरनाक सड़कों को नाप रही थी। कितनी गहरी खाइयां, अगर ड्राइवर सावधानी से गाड़ी न चलाए तो साक्षात पशुपतिनाथ के असली धाम पहुंच जाएं। सांझ चुपचाप लाल दुपट्टा ओढ़े गुमसुम बैठी हुई थी। अचानक उसने अपने पापा से पूछा, पापा, क्या वो अब भी मुझसे नाराज हैं? मैंने तो उनकी हर बात मानी, वो मुझे लेने क्यों नहीं आए? मैं कब से उनका वेट कर रही हूँ। क्या मैं इतनी बुरी हूँ पापा? उन्होंने कहा था कि तुम पर लाल रंग कितना अच्छा लगता है। तुम लाल रंग का दुपट्टा जब ओढ़ती हो तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती हो। पापा, मैं तो सिर्फ लाल रंग का ही दुपट्टा ओढ़ती हूँ, लाल सूट पहनती हूँ, लाल चूड़ियाँ पहनती हूँ, सब कुछ उनकी पसंद का करती हूँ कि वो मेरे पास आए और मुझे मेरी ससुराल अपने पास ले जाएं। मैं कब तक मायके में आपके साथ रहूंगी? आपके साथ तो मम्मी है, विभव है, लेकिन मेरे साथ आर्य क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं आते पापा? क्या आपने उनसे कुछ कहा है क्या? आप उनसे नाराज हैं? अस्थाना जी सांझ की बातें सुनकर दिल ही दिल में रो रहे थे। वो क्या जवाब देते उसकी बातों का? उनके पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं था। आर्य उनका चहेता दामाद और उनकी बेटी सांझ, जिनकी अभी 15 दिन पहले ही तो उन्होंने शादी की थी। कितनी प्यारी लग रही थी सांझ लाल रंग के जोड़े में। आर्य भी बहुत प्यार करता था सांझ को। सगाई होने के बाद से ही दोनों लोग बात करने लगे थे और बेहतरीन दोस्त बन चुके थे। शादी होने के बाद वो घूमने के लिए नेपाल आए थे। आर्य ने कहा भी था कि हम लोग कहीं और चलते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड, दुबई आदि, लेकिन सांझ को नेपाल की वादियां और पशुपतिनाथ मंदिर बहुत पसंद थे। पोखरा झील और काठमांडू शहर की दीवानी थी वो। बर्फ से ढके पहाड़ बुलाते थे उसे और वो उनमें खो जाती थी। सांझ ने नेपाल जाने की जिद की और वो लोग आ गए। इतना ही नहीं, सांझ ने जिद करके अपने मम्मी पापा और भाई विभव को भी बुला लिया, क्योंकि वो पूरे परिवार के साथ ये पल बिताना चाहती थी। इसके बाद तो उसे लॉस वेगास, अमेरिका चले जाना था, जहां उसके सास ससुर रहते थे। आर्य की होटल्स की चेन थी। सब लोग काठमांडू पहुंचकर एक होटल में ठहर गए। आर्य और सांझ दिन भर घूमते। एक दिन आर्य और सांझ पशुपतिनाथ मंदिर गए। सांझ ने लाल रंग का सूट पहन रखा था और लाल रंग का दुपट्टा सिर पर डाल रखा था। वो बहुत सुंदर लग रही थी। आर्य की नजरें उस पर से हटी नहीं रही थी। उसने सांझ से कहा, सांझ, तुम लाल रंग का दुपट्टा ओढ़े हुए कितनी सुंदर लग रही हो। ये रंग मानो तुम्हारे लिए ही बना है। तुम इस रंग की सारी चीजें खरीदा करो, खास करके लाल रंग के दुपट्टे। और सांझ शर्मा गई। तभी विभव जाने कहां से टपक पड़ा। जीजा जी, अगर भगवान शिव के बहाने दी के दर्शन जी भरकर हो गए हों तो कृपया होटल के लिए प्रस्थान करें। पापा ने आप दोनों को बुलाया है। कबाब में हड्डी आ गया। आर्य मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोला, क्या कहा आपने मेरे भाई को? सांझ ने आर्य से कहा, अरे मेरी क्या मजाल जो मैं अपने साले साहब को कुछ कहूँ। मैं तो उनकी तारीफ कर रहा था। वैसे भी जैसे साली आधी घरवाली होती है, वैसे ही साला आधा घरवाला भी होता है। अब मेरी साली साहिबा तो है नहीं, तो मैं अपने सारे अरमान अपने साले साहब से ही पूरे कर लेता हूँ। क्यों साले साहब? आर्य ने अपने कान पकड़े। जी जीजा जी, मैं आपका आधा घरवाला, आप मेरी आधी घरवाली। विभव भी कहाँ कम था और सांझ खिलखिलाकर हंस पड़ी। आर्य का मुंह बन गया। सब लोग अब होटल में आ गए थे। सब लोग एक साथ बैठते हैं। अस्थाना जी विभव से कहते हैं, विभू, मुझे कुछ सामान चाहिए, ये लिस्ट पकड़ो और मार्केट से सामान ले आओ। विभव को जैसे कोई खजाना मिल जाता है। वो तुरंत अस्थाना जी की दी हुई लिस्ट उठाता है और मार्केट जाने की तैयारी करने लगता है। आर्य पीछे से, विभू, मैं भी चलूं क्या हेल्प के लिए? विभव, नहीं जीजू, आप दी के लिए लाल दुपट्टे खरीदो, बस मैं कर लूंगा सब कुछ। आर्य झेप जाता है। सांझ आर्य की ऐसी हालत देखकर जोर से हंस पड़ती है। आर्य विभव के पास चला जाता
है और कहता है, आर्य आप मार्केट करके आइए साले साहब, तब हम आपकी खबर लेते हैं। एक बार आपकी शादी हो जाए, फिर देखिए हम आपको कैसे परेशान करते हैं। विभव आर्य के कान में, ठीक है जीजू, हो सकता है मेरी शादी यहीं से हो जाए। नेपाल में तो आप मेरी हेल्प करोगे ना, फिर मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा, मेरे सर की कसम, पक्का प्रॉमिस। आर्य ओहो क्या बात है साले साहब, नेपाल की खूबसूरत वादियों में प्यार का इजहार, बहुत खूब, आप तो हमसे भी 4 कदम आगे निकले। ओके मैं जरूर हेल्प करूंगा, लेकिन पहले उससे मुझे मिलाना होगा, मैं भी तो देखूं कैसी है मेरी होने वाली सलज साहिबा। विभव ओके जीजू डन, अब मैं चलूं, वो मेरा वेट कर रही होगी। आर्य जाइए साले साहब, बेस्ट ऑफ लक। विभव मार्केट चला जाता है। अस्थाना जी, आर्य बेटा कल विभू का बर्थडे है, हम सब उसे सरप्राइज देना चाहते हैं, इसलिए उसे मार्केट भेज दिया। उसके बर्थडे में क्या किया जाए ये आप और सांझ प्लान कर लो, हम सब मिलकर उसका बर्थडे धूमधाम से मनाते हैं। आर्य अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। पापा आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग मिलकर बहुत अच्छे से विभू का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अस्थाना जी आर्य जैसा दामाद पाकर बहुत खुश रहते हैं। आर्य सच में बहुत अच्छे नेचर का था, वो अपने आप को दामाद नहीं उस घर का बेटा कहता था। विभू और सांझ की हर छोटी बड़ी मुश्किल को सॉल्व करता रहता था। आर्य और सांझ अपने कमरे में चले जाते हैं और विभू के बर्थडे की तैयारी करने लगते हैं। आर्य विभू की बात सांझ को बता देता है तो सांझ कहती है कि हम विभू के बर्थडे पर उस लड़की को भी बुलाएंगे, अगर विभू ने उसे पसंद किया है तो जरूर उसमें कुछ खास बात होगी, क्योंकि विभू को खूबसूरती से ज्यादा लड़की का सरल स्वभाव अच्छा लगता है। अगर वो लड़की अच्छी होगी तो हम लोग पापा से बात करेंगे। आर्य और सांझ ने चुपके चुपके बर्थडे की सारी तैयारी कर ली। विभू को जरा भी पता नहीं चला। वैसे भी विभू ये सोच रहा था कि हम सब लोग घूमने आए हैं यहाँ पर, बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे। विभू भले ही अमीर खानदान का इकलौता वारिस था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत सरल था। उसे अमीरी ठाट बाट पसंद नहीं थी, वो तो खुली वादियों में बने खपरेल के मकान में रहना पसंद करता था। ठेले पर चाट पकौड़ी गोलगप्पे खाना चाहता था, ढाबे की तंदूरी रोटी खाना चाहता था, सुनसान सड़क पर अपनी बाइक दौड़ाना चाहता था। उसे नेपाल आकर ऐसी ही लड़की से प्यार हो गया था, जो बिल्कुल उसी की तरह सोचती थी, उसकी तरह रहती थी, अपने परिवार के लिए जीती थी, लोगों की मदद करने को हमेशा तैयार रहती थी। रोजी नाम था उसका, वो बहुत प्यारी थी, गुलाब की तरह सुंदर, लेकिन नेपाल की चट्टान की तरह कठोर। पशुपतिनाथ मंदिर के पास ही उसका घर था और वहीं पर उसकी चाय नाश्ते की छोटी सी दुकान थी। वो अपने माँ बाप और छोटे भाई के साथ दुकान संभालती थी, जंगल से लकड़ियां लाती थी और घर का सारा काम भी करती थी। उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आकर्षण था जो भी उसे एक बार देखता दोबारा देखने को मजबूर हो जाता। लेकिन रोजी का आत्मगौरव से भरा हुआ चेहरा लोगों को उससे कुछ दूर खड़े होने पर बेबस कर देता। वो किसी को इतनी इजाजत नहीं देती थी कि कोई उसका नाजायज फायदा उठा सके। विभू जब यहाँ आया था तभी से उससे प्यार करने लगा था और काफी कोशिशों के बाद रोजी ने उसके प्यार को स्वीकार किया था। आर्य और सांझ सुबह से ही भाग दौड़ में बिजी थे। सारा काम फिनिश होने के बाद थोड़ी देर आराम करने लगे। सांझ आर्य ने सांझ को बुलाया। सांझ ने नींद में डूबी आवाज में कहा, तुम आज शाम को लाल रंग का ही सूट पहनना, मैंने तुम्हारे लिए खास मार्केट से लिया है और सितारों वाला लाल दुपट्टा भी। आर्य ने कहा, ओके बाबा, आपको तो लाल रंग के अलावा कोई और रंग अच्छा ही नहीं लगता, अब सो जाइए। सांझ ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्य थका हुआ था, वो जल्दी ही सो गया। सांझ को भी नींद आ रही थी। तभी सांझ को कुछ याद आया कि विभू के लिए कोई गिफ्ट तो लाई ही नहीं। उसने आर्य को जगाना उचित नहीं समझा और पापा के साथ मार्केट चली गई। मम्मी और विभू होटल में ही थे, रोजी को भी बुलाया था। सांझ और उसके पापा मार्केट में ही थे। तभी वहां कुछ हलचल सुनाई दी। 25 अप्रैल 2015 का वो भयावह दिन नेपाल के लिए तबाही का दिन था। कौन जानता था
कि अभी पल भर में सब कुछ बदलने वाला है। अभी जो हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे इधर उधर मार्केट में घूम रहे हैं, घरों में परिवार के साथ मस्ती कर रहे हैं, उन पर मौत और दहशत की स्याही लगने वाली है। उनकी आंखों से खून के आंसू बहने वाले हैं। सांझ और उसके पापा विभू के लिए गिफ्ट लेने मार्केट गए थे। वो कई दुकान घूमे पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तब उन्होंने थोड़ा सा कुछ खाने के बाद फिर से शॉपिंग करने की सोची। सांझ तो सड़क किनारे लगे चाट के ठेले के पास खड़ी हो गई। उसके पापा ने उससे कहा भी कि आओ किसी अच्छे होटल में चलकर कुछ खाते हैं। सड़क किनारे खड़े होकर खाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन सांझ कहाँ मानने वाली थी। उसे तो ठेले वाली तीखी मिर्च वाली पानी पूरी को तब तक खाना पसंद था जब तक उसकी आंखों से आंसू ना निकलने लगे। और टमाटर और दही से बनी सेव चाट उसकी फेवरेट थी। उसने अपने पापा से कहा कि मैं यहीं पर पानी पूरी खा रही हूँ, आप होटल में जाकर कुछ खा लीजिए, मैं आपको रिसीव कर लूंगी। उसके पापा पास के होटल में चले गए। 11:44 हो रहे थे। सांझ अभी पानी पूरी खा ही रही थी कि उसे ऐसा लगा मानो उसे चक्कर आ रहा है। आसपास की चीजें घूम रही हैं। उसने सोचा ये मेरा वहम होगा, लेकिन उसने देखा कि चाट वाले का पूरा ठेला हिल रहा है। सड़क पर लगे पोल हिल रहे हैं। अचानक ठेले वाला चिल्लाया, दीदी बचाओ खुद को, धरती हिल रही है, भूकंप आ गया है, तबाही आ गई। और वो अपने ठेले को लेकर मैदान में खड़ा हो गया जहां आसपास इमारतें नहीं थीं। उसने सांझ को आवाज दी, दीदी यहाँ आ जाओ ठेले के नीचे, वहाँ बिजली के खंभे हैं, वो गिर सकते हैं आपके ऊपर। सांझ बदहवास सी हो गई। उसे अपने पापा और पूरे परिवार की चिंता सता रही थी। कैसे होंगे वो सब लोग। उसने जल्दी से घर पहुंचने के लिए पापा को फोन किया। उसके पापा उसका फोन रिसीव करने के लिए होटल से बाहर आए। सांझ उनके पास दौड़कर पहुंच गई और उनका हाथ पकड़कर ठेले वाले के पास आ गई। तीनों लोग ठेले के नीचे बैठे हुए थे। उनकी आंखों के सामने ही इमारतें एक दूसरे के ऊपर गिर रही थीं, खंभे गिर रहे थे, तबाही पूरे जोरों पर थी। तभी सांझ ने देखा कि उसके पापा जिस होटल में खाना खा रहे थे, उस होटल की 5 मंजिला इमारत देखते देखते दूसरे घर पर गिर गई और वो घर उसके नीचे दब गया। सांझ की चीख निकल गई। उसने सोचा अगर पापा भी अभी होटल में ही रहते तो कितना बड़ा हादसा हो जाता उनके साथ। वो अपने पापा से लिपट गई। अस्थाना जी ने उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे तसल्ली दी। सांझ जल्दी से जल्दी होटल पहुंचना चाहती थी। उसका मन बहुत घबरा रहा था। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो वहाँ। भूकंप के झटकों की रफ्तार बहुत तेज थी। 8.1 की तीव्रता से पूरे नेपाल में तबाही हो रही थी। जहाँ पर वो लोग बैठे हुए थे उसके थोड़े दूर आगे चौराहे की सड़क दरक गई और देखते देखते एक कार उसमें समा गई। बच्चे, बूढ़े, औरतें, आदमी सब बदहवास भाग रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। ओ माय गॉड! सामने वो मकान गिरा और छत पर बच्चे को लिए हुए औरत नीचे सड़क पर आ गिरी। उसका बच्चा और वो खून में लथपथ थे। उसका पति, उसकी नन्ही बेटी उसी मकान के मलबे में दबी हुई थी। चारों तरफ सिर्फ रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। ठेले वाले ने बाहर निकलकर स्थिति का जायजा लेने की कोशिश की और सड़क पर जैसे ही आया, सड़क धंस गई और वो उसके अंदर चला गया। सांझ ये देखकर बेहोश हो गई। उसे होश में लाने के लिए सांझ के पापा बहुत परेशान थे। तभी उन्होंने ठेले पर पानी रखा हुआ देखा। पानी लेकर उन्होंने सांझ के चेहरे पर छींटे मारे। तब कहीं जाकर वो होश में आई। भूकंप विनाश के निशान छोड़कर जा चुका था। धीरे धीरे वो लोग सड़क पर आए। पैदल ही सबसे पूछते पूछते अपने होटल तक पहुंचे, पर वहां तो कोई होटल नहीं था। सिर्फ उसके बर्बादी का सबूत देती हुई ध्वस्त इमारत थी। उसका मलबा दूर दूर तक फैला हुआ था। किस कमरे में वो सांझ और आर्य थे, किस कमरे में अस्थाना जी और उनकी बीवी बच्चे थे, कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा था। सांझ बुत बनी हुई चुपचाप खड़ी थी। वो ना तो कुछ बोल रही थी और न ही अस्थाना जी के कुछ कहने पर रिएक्ट कर रही थी। अस्थाना जी खुद बदहवास हालत में सबको उस मलबे में ढूंढ रहे थे। न जाने कितनी लाशें उस होटल के मलबे में दबे हुए थे। राहत कार्य जोरों से शुरू था। नेपाल तो भारत से सटा हुआ देश है और दोनों देशों में
रोटी बेटी का संबंध है। एक दूसरे के साथ हमेशा ये दोनों देश खड़े हुए हैं। थोड़े बहुत मनमुटाव भी हुए, लेकिन वो ऐसे मानो भाइयों में छोटे मोटे झगड़े होते हैं। भारत भी इस संकट की घड़ी में नेपाल के साथ था। नेपाल की सरकार अपने देशवासियों और पर्यटकों की हर समस्या को दूर करने के लिए भरकस प्रयास कर रही थी। तभी अस्थाना जी को अपनी पत्नी सुहानी के हाथ में पहना हुआ कंगन मिला, जिसे उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह पर दिया था। उनके मन में आस लगी कि हो सकता है सब लोग ठीक हों। वो उसी जगह सबको तलाश करने लगे। तभी उन्हें सुहानी दिखाई दी। अस्थाना जी ने एम्बुलेंस बुलवाई और उनको हॉस्पिटल पहुंचाने ही जा रहे थे कि सुहानी जी की सांसें थम गईं। मरने से पहले उन्होंने अस्थाना जी को कुछ बताना चाहा, लेकिन वो समझ ना सके। अस्थाना जी सुहानी जी से लिपटकर बहुत रोए, लेकिन सुहानी जी वहां चली गई थीं, जहां से लौटकर कोई नहीं आता। वो चाह कर भी अपने पति के आंसू पोंछकर उन्हें दिलासा नहीं दे सकती थीं। अस्थाना जी ने विभू को और आर्य को बहुत ढूंढा, लेकिन वो मिले नहीं। सांझ बिल्कुल पत्थर हो गई थी। अस्थाना जी ने उसकी बिगड़ती हालत देखकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया और साथ ही साथ विभू और आर्य की भी तलाश करते रहे। वो सांझ के लिए दवा लेने के लिए स्टोर जा रहे थे। तभी सामने से स्ट्रेचर पर उन्होंने विभू को देखा, जो बुरी तरह खून से लथपथ था। उसकी तरफ भागे और डॉक्टर को बताया कि ये मेरा बेटा है। डॉक्टर ने उनकी तरफ निराशाजनक तरीके से देखा और कहा कि आपके बेटे के बचने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसके शरीर से बहुत खून बह चुका है। ये तो वहीं मर गए होते अगर एक लड़की इन्हें यहाँ तक नहीं लाती। वो यहीं की लड़की है। उसने बहुत कोशिश की इन्हें एडमिट कराने की, लेकिन घायलों और मृतकों की इतनी लंबी लाइन थी कि अब जाकर इनका नंबर आ पाया। वो बेचारी खुद इतनी बुरी तरह से घायल थी, लेकिन आपके बेटे के लिए बहुत परेशान थी। अस्थाना जी ने ये सुनकर डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मेरे शरीर का एक एक कतरा खून का निकाल लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ये मेरे घर का इकलौता वारिस है। मेरी पत्नी पहले ही मुझे छोड़कर जा चुकी है। बेटी गहरे सदमे में है। दामाद का कहीं पता नहीं चल रहा। मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। मेरा भारत में कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं सब कुछ आपके नाम लिख दूंगा। सिर्फ मेरे विभू को बचा लीजिए। इतना कहते कहते अस्थाना जी डॉक्टर के कदमों में झुक गए। डॉक्टर ने उन्हें उठाया और उन्हें सांत्वना दी। उनकी हालत देखकर डॉक्टर और आसपास के खड़े हुए लोग रो पड़े। सर, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप तो वैसे भी हमारे देश के मेहमान हैं। हम अपने मेहमान की आंखों में आंसू नहीं देख सकेंगे। डॉक्टर ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। सचमुच डॉक्टर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी विभव को बचाने के लिए, लेकिन डॉक्टर भगवान तो नहीं हो सकते। सिर्फ भगवान का रूप बन सकते हैं। डॉक्टर भगवान की मर्जी के आगे हार गए। विभव अस्थाना जी को रोता हुआ बिलखता हुआ छोड़कर अपनी मम्मी सुहानी के पास चला गया। अस्थाना जी पागलों की तरह उसे बुलाते रहे, लेकिन वो उनसे मुंह मोड़कर आंखें बंद करके चला गया। सब कुछ बदल गया था। अस्थाना जी का हंसता खेलता परिवार एक पल में ही तबाह हो गया था। पत्नी और इकलौता बेटा उन्हें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। दामाद का कहीं पता नहीं चल रहा था और बेटी इन सारे हालातों से बेखबर हॉस्पिटल में एडमिट थी। बुरी तरह से टूट चुके थे अस्थाना जी। वो इस खूबसूरत देश नेपाल में घूमने के लिए आए थे। उन्हें क्या पता था कि नेपाल हमेशा के लिए उनके बच्चे और उनकी पत्नी को अपनी गोद में सुला लेगा। अपने बेटे विभू और पत्नी सुहानी का अंतिम संस्कार करने के बाद वो सांझ की दवा लेकर हॉस्पिटल आए और वहीं गेट पर बैठे हुए रो रहे थे। तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो रोजी भीगी आंखें लिए हुए उनके पास खड़ी थी। वो उसे नहीं जानते थे। उन्होंने सोचा कि मुझे रोता हुआ देखकर इसे दुख हो रहा है। उसने रोजी के सर पर हाथ फेरा और उठकर हॉस्पिटल के अंदर चले गए। रोजी उनसे कुछ ना कह पाई। अस्थाना जी ने भारत में अपने फैमिली डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि आप सांझ को इंडिया लेकर आ जाइए और वहाँ के माहौल में रहेगी तो उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अस्थाना जी ने उनकी बात मान ली और सांझ को डिस्चार्ज करवा कर इंडिया ले आए और हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। सांझ कोमा में जा चुकी थी। अस्थाना जी के जीवन में अब सांझ के अलावा कोई नहीं बचा था।
वो उसका पूरा ध्यान रखते, भगवान से उसके सुरक्षित रहने की कामना कर। उनके जीवन का एक ही मकसद था, सांझ को बचाना और अपने दामाद आर्य को ढूंढना। वो हफ्ते में एक बार जरूर नेपाल जाते और आर्य की तलाश करते, लेकिन शायद भगवान अभी उनसे रूठे हुए थे। एक वर्ष हो रहा था, लेकिन सांझ अभी कोमा में थी और आर्य लापता था। आर्य के मम्मी पापा भी बहुत परेशान थे। वो भी आर्य को लगातार ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अंत में उन्होंने ईश्वर की मर्जी के आगे हार मान ली। अस्थाना जी को अब विश्वास हो गया था कि आर्य भी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अब उन्होंने नेपाल जाना छोड़ दिया था और बिजनेस पर ध्यान देने लगे, क्योंकि उनका बिजनेस भी देख रेख न होने के कारण घाटे पर चल रहा था। अब उनका सब कुछ सांझ थी और सांझ के लिए अब उन्हें सब कुछ करना था। शायद भगवान को उन पर तरस आ गया था। एक दिन अस्थाना जी सांझ को देखने हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने उन्हें खुशखबरी सुनाई, जिसे सुनकर अस्थाना जी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने तुरंत अपनी चेक बुक निकाली और 5 लाख का चेक काटकर डॉक्टर को दे दिया। पूरे हॉस्पिटल के लोगों को मिठाइयां बांटी। सब लोग अस्थाना जी के साथ खुश थे। आखिरकार एक वर्ष के बाद उनकी बेटी सांझ को होश आया था। अस्थाना जी जल्दी से सांझ से मिलने उसके रूम में पहुंचे। सांझ अपने पापा को देखकर हौले से मुस्कुराई और उन्हें अपने पास बुलाया। अस्थाना जी सांझ को होश में देखकर खुशी के मारे रो रहे थे। उन्हें अपनी पत्नी विभू आर्य को खोने के बाद पहली बार उनका कोई अपना उससे मिल रहा था। तो सांझ के पास पहुंचे और उसे गले से लगाकर बिलक बिलक कर रोने लगे। सांझ समझ नहीं पा रही थी कि उसके पापा इतना क्यों रो रहे हैं। अब तो वो ठीक है। सांझ ने अपने पापा के आंसू पोंछे और उनसे कहा, पापा गलत बात, आप रो रहे हो। अब तो मैं ठीक हूँ, अब सब कुछ ठीक हो गया है। मैं 2 दिन हॉस्पिटल में क्या रह ली, आप तो एकदम बच्चों की तरह रोने ही लगे। चलिए अब और नहीं, अब घर चलिए, मुझे मम्मी के हाथ के आलू के पराठे खाने हैं, वो भी दही के साथ। विभू क्यों नहीं आया मुझे लेने, और आपके प्यारे दामाद जी भी नहीं आए? क्यों पापा, 2 दिन मैं हॉस्पिटल में क्या रही, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं। आप अपना बिजनेस छोड़कर मेरे पास मुझसे मिलने आ सकते हैं, लेकिन मम्मी, विभू और आर्य जी को जरा भी फुर्सत नहीं मिली। आप मुझे घर ले चलिए, तब मैं बताती हूँ सबको। और हाँ पापा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया। पापा कुछ मार्केट से लेकर आइए ना, कुछ तीखा चटपटा सा। और पापा एक लाल रंग का सूट और अच्छा सा लाल रंग का दुपट्टा भी लेते आना। मैं ऐसे कपड़ों में घर कैसे जाऊंगी? आर्य जी को लाल रंग बहुत पसंद है, वो मुझे इस तरह देखकर बहुत गुस्सा करेंगे। अस्थाना जी सांझ की बात सुनकर बुत बनकर खड़े रह गए। हे भगवान, ये कैसी लीला है तेरी। इतने दिनों बाद सांझ को होश आया भी तो उसको उस हादसे के बारे में कुछ याद ही नहीं। अब मैं क्या करूं? उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने डॉक्टर की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। डॉक्टर खुद ही असमंजस में थे। उन्होंने अस्थाना जी को अपने केबिन में बुलाया और कहा, सर मुझे लगता है सांझ हादसे वाली बात भूल चुकी है, उसे कुछ याद नहीं और इस समय उसे कुछ भी याद दिलाना सही नहीं रहेगा। आप ऐसा करिए, सांझ से कहिए कि विभू और आर्य को मैंने बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका भेजा है और मम्मी को आर्य के घर वालों से मिलना था, इसलिए वो भी उनके साथ चली गई हैं। और सांझ को अभी यहीं रहने दीजिए, हॉस्पिटल में ही। इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। घर पर इसकी देखभाल कौन करेगा? मैं इसके लिए यहीं पर एक रूम दे देता हूँ, जहाँ इसकी देखभाल के लिए नर्स मौजूद रहेंगी। इसका रूम भी वैसा ही रहेगा जैसा इसे पसंद है। हो सकता है धीरे धीरे इसकी याददाश्त वापस आ जाए। अस्थाना जी ने डॉक्टर की बात मान ली और सांझ से वही कहा जो डॉक्टर ने कहा था। तब से सांझ आर्य का इंतजार कर रही है और आर्य के पसंद के रंग में खुद को सराबोर रखती है। अचानक गाड़ी में ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और गाड़ी झटके से रुक गई और इसी के साथ साथ अस्थाना जी और सांझ अपनी अपनी दुनिया में वापस आ गए। ड्राइवर, गाड़ी धीरे नहीं चला सकता क्या? बकरी अभी गाड़ी के नीचे आ जाता तो? हम गरीब लोग हैं तो क्या हमारी जान ले लोगे क्या साहब? आप लोगों का पास कुछ दया धर्म तो है नहीं। आप लोग तो पैसे वाले हो, तो क्या पूरी सड़क आपने खरीद ली है क्या?
बेचारी नन्ही सी जान, मेरा बकरी तो मर जाता ना, आपका क्या जाता। एक छोटा सा 8-10 साल का बच्चा सर पर नेपाली टोपी लगाए, एक डंडा लिए हुए, कमर पर हाथ रखे हुए ड्राइवर से झगड़ रहा था। अरे बित्ता भर का छोकरा है, पर कितनी तेज जुबान है इसकी। अरे तेरी बकरी आई तो नहीं गाड़ी के नीचे, वो तो सही सलामत खड़ी है, फिर तू क्यों झगड़ रहा है। 3 फीट का कद और 6 फीट की लंबी जुबान, ये पहाड़ी लोग ऐसे ही होते हैं। मुझे मालूम है तुम लोग जानबूझकर अपने जानवर सड़क पर छोड़ देते हो, जिससे कि उसे थोड़ी सी भी खरोच आए और तुम लोग गाड़ी वाले से मोटी रकम वसूल करो। मैं सब समझता हूँ, लेकिन बच्चू, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। चल भाग यहाँ से। ड्राइवर भी कहाँ कम था, उसने भी अच्छी खबर ली उस लड़के की। ए ड्राइवर, मैं छोटा सा बच्चा जरूर हूँ, लेकिन मेरा भी कोई इज्जत है। हमसे ऐसा लहजे में बात मत करो, नहीं तो हम भी कुछ बोल देगा तुमको। अभी तो सारा इज्जत यहीं उतर जाएगा, समझे कि नहीं। वो लड़का गुस्से से ड्राइवर को देख रहा था। ए, क्या बोला तू, मुझसे जबान लड़ाता है। रुक, अभी 2 थप्पड़ खाएगा तो अकड़ भूल जाएगा। ड्राइवर भी गुस्से से बोला। अस्थाना जी गाड़ी में बैठे हुए चुपचाप उस लड़के को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जब दोनों में कोई भी शांत न हुआ तो ड्राइवर और उस लड़के के बढ़ते हुए झगड़े को देखकर अस्थाना जी नीचे उतर गए और दोनों को शांत कराया और अपने ड्राइवर को डांटा। वो तो छोटा सा बच्चा है, लेकिन तुम तो समझदार, क्यों उससे बहस पर बहस किए जा रहे थे। उस लड़के की तरफ मुड़कर, बेटा सचमुच हमारी गलती है, हमारे ड्राइवर को ध्यान से गाड़ी चलाना चाहिए था, हमें माफ कर दो बेटा। और अगर तुम्हारी बकरी को चोट लग गई है तो हम उसकी दवा का पैसा दे देते हैं। अस्थाना जी उस बच्चे के सामने अपने हाथ जोड़कर बोले। नहीं नहीं साहब जी, आप ऐसा मत करो, आप इतने बड़े आदमी हो, मेरे जैसे बच्चे के आगे हाथ मत जोड़ो। गलती तो मेरा ही था, मैंने ही अपनी बकरी का ध्यान नहीं रखा। वो लड़का अस्थाना जी के आगे हाथ जोड़कर बोला। चलो कोई बात नहीं, अब झगड़ा खत्म, दोस्ती शुरू, मेरे दोस्त बनोगे। अस्थाना जी ने अपना हाथ उसके आगे बढ़ाते हुए कहा। साहब जी, आप मुझसे दोस्ती करोगे, मैं तो एक बहुत गरीब लड़का हूँ, आप इतने बड़े आदमी। वो लड़का अपनी छोटी छोटी आंखों को अचरज से भरकर बोला। दोस्ती में पैसा नहीं आता दोस्त, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, तुम्हें देखकर मुझे मेरे बेटे की याद आ गई। मेरा बेटा भी बचपन में सबसे ऐसे ही झगड़ा करता था और गाना गाया करता था। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। और अस्थाना जी उस गाने की नकल करने लगे। उनको देखकर सांझ और वो लड़का जोर से हंसने लगे, क्योंकि ड्राइवर ने मुंह फुला लिया था, क्योंकि अस्थाना जी उसे भी बहुत प्यार करते थे और आज उन्होंने उस लड़के के सामने उसको डांट दिया। अस्थाना जी ने जब अपने ड्राइवर को नाराज देखा तो उसे भी अपने गले से लगा लिया और उसकी भी दोस्ती उस बच्चे से करवा दी। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, शायद बारिश होने वाली थी। उस बच्चे को अपनी बकरियां लेकर अभी घर जाना था। वो जोर से चिल्लाया, भैया चलो, बारिश आने वाला है, नहीं तो भीग जाओगे। ये सुनकर पहाड़ी से उतरकर एक नौजवान नीचे आने लगा। तभी सांझ का दुपट्टा उड़ा और उस नौजवान के मुंह पर आ गया। सांझ चिल्लाई, मेरा दुपट्टा, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और वो नौजवान हक्का बक्का उस दुपट्टे को हाथ में लिए खड़ा था। वो लड़का उस दुपट्टे को देखता रह जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचता है कि पता नहीं क्यों इस दुपट्टे को देखकर ऐसा लगता है इससे मेरा कोई गहरा रिश्ता है, और बकरियों को लेकर घर चला जाता है। इधर सांझ ड्राइवर को खूब चिल्लाती है कि उसने गाड़ी क्यों नहीं रोकी, उसका दुपट्टा उड़ गया था। वो दुपट्टा आर्य ने उसे विभू के बर्थडे पर दिया था। जाओ उस दुपट्टे को उस लड़के से वापस लेकर आओ। वो ड्राइवर पहली बार सांझ को इतने गुस्से में देखता है और डरकर उस लड़के को ढूंढने निकल पड़ता है। अस्थाना जी और सांझ भी साथ में रहते हैं। अस्थाना जी उन सबको पशुपतिनाथ मंदिर चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास हो रहा था कि शायद इस मंदिर को देखकर सांझ को कुछ याद आने लगे। वहां जब सब लोग पहुंचे तो अस्थाना जी को वही लड़की दुकान खोले हुए दिखाई दी जो हॉस्पिटल में विभू को लेकर आई थी। वो लड़की रोजी थी। अस्थाना जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो रोजी की आंखें भीग गईं। तभी आश्चर्य हुआ कि वो लड़का भी वहीं मिल गया जिससे अस्थाना जी की दोस्ती हुई थी। अरे साहब, आप यहाँ मंदिर के दर्शन करने आए हैं, चलिए प्रसाद ले लीजिए मेरी दुकान से, मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा, आपसे दोस्ती की है ना मैंने। आइए साहब, आइए दीदी,
और पीछे घूमकर उसने ड्राइवर को जीभ दिखाई। ड्राइवर को गुस्सा आया और वो साहब से बोला, देखा साहब जी, ये मुझे जीभ दिखा रहा है, अब मैं इसकी पिटाई कर दूंगा। अजय बेटा, वो अभी बच्चा है, जाने दो। अस्थाना जी बोले, साहब जी, आप हमेशा उसी का साइड लेते हो, मुझे तो भूल ही गए आप। अजय ने मुंह फुला लिया। अस्थाना जी ने जब उस लड़के की तरफ देखा और कहा, दोस्त तुम मेरी बात मानोगे? हाँ बोलो दोस्त, उस लड़के ने कहा। अजय तुम्हारा बड़ा भैया है, आज के बाद उससे लड़ाई नहीं करोगे? चलो सॉरी बोलो। अस्थाना जी बोले। उस लड़के ने अपने कान पकड़ लिए और अजय से माफी मांगी। दोनों लोग दोस्त बन गए। अच्छा दोस्त, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। अजय ने कहा, मेरा नाम गौरांग है, मैं बहुत गोरा हूँ ना, इसलिए मेरी दीदी ने मेरा नाम गौरांग रख दिया। सब लोग उसकी बात सुनकर हंस पड़े। अच्छा चलिए, अब मंदिर चलकर दर्शन कर लेते हैं। मैं अपने भैया को बुलाता हूँ, वो आपको मंदिर तक ले जाएंगे। तब तक आप लोग हाथ पैर धो लीजिए और रोजी दीदी से प्रसाद ले लीजिए। ये मेरी ही दुकान है, दीदी आपसे पैसे नहीं लेंगी, मैंने उनसे बोल दिया है। गौरांग वहाँ से चला जाता है और अपने भैया को बुलाकर लाता है। उसके भैया को देखकर सांझ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उसे एक टक देख रही थी, बड़ी हुई दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, कंबल ओढ़े हुए, लेकिन ये सभी उसकी पहचान को छुपा नहीं सकते थे। अस्थाना जी भी उस नवयुवक को देखकर हैरान रह गए। वो तो उनका दामाद आर्य था, सांझ का आर्य, जिसके पीछे सांझ पागल थी। सांझ दौड़कर उससे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। कहाँ चले गए थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आप मुझे छोड़कर अकेले यहाँ नेपाल में छुपे हुए थे, और वो भी इस हाल में कि आपको कोई पहचान ना सके। ऐसा क्यों किया आपने आर्य? कि आपको थोड़ी सी भी दया नहीं आई मुझ पर? मैं आपका इंतजार करते करते थक गई। मैंने कौन सी बात नहीं मानी आपकी, जो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी? आर्य, आपने मुझे लाल रंग पहनने को कहा, मैंने पूरी तरह अपने आप को आपकी पसंद में डुबो दिया, केवल इसलिए कि आप मुझसे रूठो नहीं। आप अपने मम्मी पापा से भी नहीं मिले। क्यों आर्य, क्यों? सांझ उसके सीने से लगी हुई रो रही थी और वो नवयुवक सांझ को निर्विकार भाव से देख रहा था। आप कौन हैं? आप मुझे आर्य क्यों कह रही हैं? मेरा नाम तो अमर है और मैं आपको नहीं जानता। मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं। मैं तो पहली बार आपको देख रहा हूँ। मैम, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे मत परेशान कीजिए। आप अपने आर्य को कहीं और ढूंढिए जाकर, मेरे पास अपना वक्त जाया मत करिए। सांझ स्तब्ध रह गई। उसकी बात सुनकर वो झटके से उससे अलग हो गई और पागलों की तरह चिल्ला उठी, नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। आप मेरे आर्य हो, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं अपने आर्य को लाखों की भीड़ में भी पहचान सकती हूँ। आपको क्या हो गया है? आप क्यों नहीं मुझे पहचान रहे? मैं आपकी सांझ हूँ, आपकी सांझ, आपकी पत्नी। हम दोनों की शादी हुई थी। ये देखिए, ये मेरे पापा, इन्हें तो पहचानते हैं ना? आप तो इन्हें कितना प्यार करते हैं, फिर आज आपको क्या हो गया है? बोलिए आर्य, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्या हो गया है आपको? उस युवक को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जैसे पत्थर का हो गया था। वो बोला, मैडम, आप कल वाली लड़की हैं क्या, जिसका दुपट्टा मेरे ऊपर गिर गया था? देखिए, मैं आपका आर्य नहीं हूँ, मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। आप अपना दुपट्टा ले लीजिए और यहाँ से जाइए और जाकर कहीं और अपने आर्य को ढूंढिए। मेरा वक्त जाया मत करिए प्लीज। सांझ ने अपने आर्य को मायूस होकर देखा और चुपचाप उसके हाथ से दुपट्टा लेना चाहा। तभी आर्य का कंबल खिसक गया और सांझ उसे देखकर चीख उठी। आर्य का एक हाथ कंधे से और एक हाथ कोहनी से कटा हुआ था। सांझ आर्य को एक टक देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। अस्थाना जी भी आर्य की ऐसी हालत देखकर स्तब्ध रह गए थे। आसमान की ओर देख रहे थे, मानो कह रहे हों, हे प्रभु, क्या सारी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर ही करोगे? आपने मेरी पत्नी को छीन लिया, मेरे बच्चे को अपने पास बुला लिया, मेरी बेटी को 1 साल तक कोमा में रखा, और अब कितने समय के बाद मेरा दामाद मिला तो वो इस हाल में। प्रभु, अपनी विनाश लीला समाप्त करिए। अब मेरा बूढ़ा शरीर और कष्ट सहन नहीं कर सकता। सांझ आर्य को देख रही थी और आर्य सांझ को। दोनों लोग बेआवाज रो रहे थे। आर्य और कितना छुपाता अपनी पहचान। सांझ की आंखों ने तो आते ही उसे पहचान लिया था।
उसका भी तो कितना मन किया था कि अपनी सांझ को अपने सीने से लगा ले और वो लाल दुपट्टा उसको उड़ा दे, लेकिन कैसे कर सकता था वो तो अपाहिज हो गया था ना। कैसे अपनी सांझ को अपने हाथ फैलाकर अपनी बाहों में समेटता, कैसे उसे दुपट्टा उड़ाता। उसकी जिंदगी, उसकी सांझ उसके सामने रो रही थी, बिलख रही थी, लेकिन वो इतना बेबस था कि उसके आंसू भी नहीं पहुंच सकता था। उसने तभी अपनी पहचान छुपाने की नाकाम सी कोशिश की, लेकिन जो सांझ उसे हर पल अपनी यादों में रखती हो, वो उसे कैसे नहीं पहचानती। सांझ के मुंह से जाने कितने समय बाद आवाज निकली, आप इस हाल में कैसे? आर्य, ये सब कैसे हुआ? और वो आर्य से लिपटकर बुरी तरह रो दी। आर्य के आंसू उसके बालों में जज्ब हो रहे थे। वो उसे शांत करना चाहता था, लेकिन कैसे? सांझ, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं और देखो मैं कितना मजबूर हूँ। तुम्हारे आंसू भी नहीं पहुँच सकता ना। सांझ, खुद को संभालो, ऐसा नहीं करते। दिल धड़क उठा और आंखें नम हो गईं। तुम्हें देखकर तकलीफें खत्म हो गईं। अब तक तो मैं तुम्हें खुद में ढूंढता था, आज मुझ पे खुदा की रहम हो गई। सांझ को बहलाने के लिए आर्य ने उसके कान में ये शेर पड़ा। सांझ को और रोना आने लगा। आर्य, आप इतने दिनों तक कहाँ थे? मम्मी विभू कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। अस्थाना जी ने तब आर्य को एकांत में बुलाकर सारी बातें बताईं। आर्य को एक शौक लगा ये सब जानकर। उसने अस्थाना जी से कहा कि अब हमें सांझ को उस हादसे के बारे में बता देना चाहिए। अब मैं हूँ, सब संभाल लूंगा। कभी ना कभी हमें सांझ को बताना ही पड़ेगा। अस्थाना जी ने आर्य की बात मान ली और सांझ को धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। सांझ अपनी मम्मी और विभू को याद करके बहुत रोई। आर्य और अस्थाना जी ने सांझ को सांत्वना दी। मैं कितनी बदनसीब हूँ, आखिरी बार अपनी मम्मी और भाई को देख भी नहीं पाई। सांझ अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। बेटा, वो लोग तो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन अब मैं तुम दोनों को नहीं खोना चाहता। अब हम सबको भारत वापस चलना चाहिए। अस्थाना जी अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए बोले, हाँ पापा, हम लोग भारत अभी चलेंगे, लेकिन मैं अकेले नहीं, अपने परिवार को लेकर जाऊंगा। आर्य बोला। सांझ और अस्थाना जी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। आर्य का परिवार तो अमेरिका में है, फिर यहाँ नेपाल में कौन सा परिवार है? आर्य उनकी आंखों में तैरते हुए सवाल को पढ़कर बोला, पापा, सांझ, आज अगर मैं जिंदा हूँ तो केवल रोजी की वजह से। अगर उसने वक्त पर राहत कर्मियों को मेरे बारे में नहीं बताया होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। भले ही मेरे दोनों हाथ बेकार हो गए हैं, लेकिन मेरी सांसें रोजी की दी हुई हैं। हादसे में इसने अपने माँ बाप को खो दिया। बस ये और इसका छोटा भाई गोरांग है। अब रोजी मेरी छोटी बहन और गोरांग मेरा छोटा भाई है। अब रोजी मेरी छोटी बहन और गोरांग मेरा छोटा भाई है और उन दोनों की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। अस्थाना जी ने आर्य को गर्व से देखा और उसकी बात मानकर रोजी गोरांग को लेकर इंडिया वापस आ गए। कुछ समय बाद रोजी की मर्जी से उसकी शादी अजय से हो गई। अस्थाना जी ने उन दोनों के नाम एक फ्लैट कर दिया और अजय को एक कंपनी का मालिक बना दिया। गोरांग को शहर के सबसे महंगे स्कूल में डाल दिया। अथक प्रयास करने के बाद आर्य को कृत्रिम हाथ भी लग गए। अब वो अपने सारे काम अच्छे से कर लेता है। सांझ अपनी ससुराल में बहुत खुश है। अस्थाना जी भी अपने दोस्त गोरांग के साथ बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।